इमेजिन कीजिए कि एक कंपनी हर साल $400 मिलियन बचा रही है, और वो भी कैसे? सिर्फ ये तय करके कि उनके जो डिलीवरी ट्रक्स हैं वो रास्ते पे कभी लेफ्ट टर्न ना लें। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, मतलब कोई भी पहली बार सुनेगा तो उससे लगेगा कि ये क्या मजाक है। बिल्कुल, लेकिन यूपीएस ने ठीक यही किया है। अब किसी इंसान के लिए रोजाना लाखों डिलीवरी ट्रक्स के करोड़ों रास्तों का हिसाब लगाना और सबसे छोटा या सबसे किफायती रास्ता ढूंढना, ये तो लगभग नामुमकिन है। राइट, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है ये। सही कहा। और ये काम एक एआई ने किया। तो आज की हमारी इस डीप डाइव में हम सिर्फ ट्रक्स या रास्तों की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी और रोबोटिक्स मिलकर पूरी दुनिया के काम करने का तरीका जड़ से बदल रहे हैं। और ये बदलाव बहुत बड़े स्केल पर हो रहा है। हाँ, हमने नीति आयोग, मैकेंजी, फोर्टना और कई इंडस्ट्री रिपोर्ट्स का बहुत गहराई से विश्लेषण किया है, और इन सब में एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न नजर आता है। बिल्कुल, एक ऐसा पैटर्न जो हर इंडस्ट्री को छू रहा है। राइट। इसे कोई साधारण तकनीकी बदलाव नहीं कहा जा रहा है, बल्कि ये इंडस्ट्री 4.0 या इंटेलिजेंट ऑटोमेशन की शुरुआत है। तो ओके, लेट्स अनपैक दिस। आखिर ये सब एक साथ काम कैसे कर रहे हैं? तो सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये तीनों तकनीकें, मेरा मतलब है एआई, आईओटी और रोबोटिक्स, ये अलग-अलग काम नहीं कर रही हैं। ये एक तरह से एक होली ट्रिनिटी बन गई हैं। होली ट्रिनिटी मतलब एक पवित्र त्रिमूर्ति की तरह? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर हम इन्हें अलग-थलग करके देखें तो शायद इनका प्रभाव उतना जादुई ना लगे। एक सेंसर सिर्फ डेटा इकट्ठा करता है, एक सॉफ्टवेयर सिर्फ कोड पढ़ता है, और एक रोबोट सिर्फ वही करता है जो उसे प्रोग्राम किया गया हो। राइट, वो अपने आप में कोई चमत्कार नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन जब ये तीनों मिलते हैं तो सिस्टम खुद फैसले लेने लगता है। आईओटी को हम इस पूरे नेटवर्क का नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र कह सकते हैं। जो हर जगह फैला हुआ है। हाँ, डेटा के मुताबिक 2024 में ही 18.8 बिलियन आईओटी डिवाइसेस काम कर रहे थे, और 2030 तक ये आंकड़ा 40 बिलियन को पार कर जाएगा। 40 बिलियन मतलब दुनिया की आबादी से करीब 5 गुना ज्यादा सेंसर हर मशीन, हर पाइप, हर कंटेनर पर नजर रखे हुए हैं। बिल्कुल, और वो सिर्फ रखे हुए नहीं है, वो हर छोटी से छोटी चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं। तापमान, कंपन, नमी, सब कुछ। वाओ। और मजे की बात ये है कि ये सारा डेटा किसी हार्ड ड्राइव में सिर्फ स्टोर नहीं हो रहा है, ये लगातार एआई के पास जा रहा है। एआई इस सिस्टम का दिमाग है। तो मतलब सेंसर नसों की तरह डेटा ला रहे हैं और एआई उसे प्रोसेस कर रहा है। हाँ, क्योंकि एक इंसान की आंखें या उसका दिमाग हर सेकंड लाखों डेटा पॉइंट्स को प्रोसेस नहीं कर सकता, लेकिन एआई के न्यूरल नेटवर्क्स कर सकते हैं। वो इस अथाह डेटा में पैटर्न समझता है, भविष्यवाणी करता है और निर्णय लेता है। मेक सेंस। और फिर इसके बाद एंट्री होती है रोबोटिक्स की, जो इस सिस्टम के हाथ और पैर हैं। एआई जो भी तय करता है, रोबोट्स उसे भौतिक दुनिया में अंजाम देते हैं। अच्छा, अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं, जो मुझे लगता है काफी फिट बैठेगी। ऐसा लगता है कि हम एक विशाल सिंथेटिक जीव या सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। बहुत सही तुलना है ये। मतलब मान लीजिए कारखाने में एक बहुत भारी मशीन चल रही है और उसका कोई अंदरूनी पुर्जा हल्का सा घिस रहा है। वो पुर्जा अभी टूटा नहीं है, बस उसका वाइब्रेशन हल्का सा बदल गया है। और वो वाइब्रेशन किसी इंसान को तो पता नहीं चलेगा। राइट, किसी भी इंसान को वो बदलाव महसूस नहीं होगा, लेकिन उस पर लगा आईओटी सेंसर उस माइक्रो वाइब्रेशन को पकड़ लेगा। एआई तुरंत उस वाइब्रेशन को एनालाइज करेगा और पुराने डेटा से मैच करके बताएगा कि हे, जब भी ऐसा कंपन होता है तो मशीन 48 घंटे में खराब हो जाती है। एग्जैक्टली। और इसके बाद वो खुद ही सिस्टम को अलर्ट करेगा और एक रोबोटिक आर्म को कमांड देगा कि शिफ्ट खत्म होते ही उस पुर्जे को बदल दे, बिना किसी इंसानी दखल के। और यही वो चीज है जो इस पूरे प्रोसेस की एफिशिएंसी को उस स्तर पर ले जाती है जहां रुकावट या डाउन टाइम नाम की कोई चीज ही ना बचे। मैकेंजी का विश्लेषण बताता है कि इस लेवल की एफिशिएंसी से 2030 तक अकेले अमेरिकी अर्थव्यवस्था में $2.9 ट्रिलियन का मूल्य जुड़ सकता है। 2.9 ट्रिलियन डॉलर? हाँ, ये तो किसी बड़े देश की पूरी जीडीपी के बराबर है। हाँ, और ये सिर्फ पैसे बचाने का खेल नहीं है, ये उत्पादन की गति को अनपेक्षित रूप से बढ़ाने के बारे में है। तो जब गति और एफिशिएंसी की बात उठी है तो मुझे फोर्टना रिपोर्ट का वो लॉजिस्टिक्स वाला हिस्सा याद आ रहा है। हम सभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और चाहते हैं कि सामान बस क्लिक करते ही अगले दिन घर पहुंच जाए। हाँ, हमारी उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं।
बिल्कुल। और अमेज़न के गोदामों में जो ऑटोनॉमस मोबाइल रोबोट्स जिन्हें AMR कहा जाता है, जो काम कर रहे हैं, उन्होंने वेयरहाउसिंग की दुनिया ही पलट दी है। मैंने पढ़ा कि वहाँ पिकिंग रेट्स 10 गुना तक बढ़ गए हैं। और उसके पीछे की जो साइंस है ना, वो बहुत हैरान करने वाली है। पहले क्या होता था? एक इंसान गोदाम में ट्रॉली लेकर एक शेल्फ से दूसरे शेल्फ तक सामान ढूंढने जाता था। हाँ, जो कि बहुत थकाने वाला काम है। बिल्कुल, इंसान के चलने में ही सबसे ज्यादा समय और ऊर्जा बर्बाद होती थी। AMR ने इस पूरी प्रक्रिया को एकदम उल्टा कर दिया है। मतलब अब इंसान नहीं चलता? नहीं, अब इंसान एक जगह खड़ा रहता है और ये रोबोट्स पूरा का पूरा शेल्फ उठाकर नेविगेट करते हुए सीधे इंसान के पास ले आते हैं। वेट, वो पूरा शेल्फ उठा लेते हैं और वो खुद नेविगेट करते हैं। मतलब वो आपस में टकराते नहीं इतने बड़े गोदाम में। नहीं टकराते। इसके लिए वो लिडार और स्लैम यानी साइमल्टेनियस लोकलाइजेशन एंड मैपिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। हाँ, वो लगातार अपने आसपास का 3D मैप बनाते हैं और वो सिर्फ शेल्फ नहीं ला रहे होते। AI रियल टाइम में ये तय करता है कि कौन से सामान की डिमांड ज्यादा है। ओके, तो प्रेडिक्ट भी करता है। हाँ, मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट अचानक वायरल हो गया, तो AI रोबोट्स को कमांड देगा कि उस प्रोडक्ट वाले शेल्फ को गोदाम के एकदम आगे वाले हिस्से में रख दे ताकि डिलीवरी और तेज हो सके। ये डायनामिक रीस्ट्रक्चरिंग है जो हर मिलीसेकंड हो रही है। ये तो माइंड ब्लोइंग है। और जब वो पार्सल गोदाम से बाहर निकलता है, तब वो UPS के ओरियन जैसे सिस्टम के हवाले हो जाता है। बिल्कुल, जिसका जिक्र आपने शुरुआत में किया था। हाँ, और ये कोई साधारण GPS नहीं है। ये मौसम, रियल टाइम ट्रैफिक और हर एक पार्सल की डिलीवरी प्रायोरिटी के आधार पर करोड़ों परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस कैलकुलेट करता है। और इसी वजह से वो लेफ्ट टर्न अवॉइड कर पाता है। राइट। इसका एल्गोरिथम इतनी सटीकता से काम करता है कि ट्रकों को लेफ्ट टर्न लेने से भी बचाता है, क्योंकि वहां ट्रैफिक का इंतजार करना पड़ता है और ईंधन जलता है। सिर्फ एक एल्गोरिथम से हर साल 100 मिलियन मील की दूरी बच रही है। ये आंकड़े सच में इम्प्रेसिव है। और लॉजिस्टिक्स से बाहर निकलकर अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को देखें, खासकर ऑटो इंडस्ट्री को, तो वहाँ सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स यानी SDV का कॉन्सेप्ट बहुत हावी हो रहा है। SDV मतलब गाड़ियां अब सिर्फ गाड़ियां नहीं रही। नहीं, वो अब सिर्फ लोहे के ढांचे नहीं रही, वो एक तरह से डेटा सेंटर ऑन व्हील्स बन चुकी हैं। और इन्हें बनाने वाली फैक्ट्रियों में AI विजन सिस्टम्स का इस्तेमाल हो रहा है। एक सेकंड, AI विजन सिस्टम मतलब वो स्मार्ट कैमरे जो क्वालिटी चेक करते हैं? इंसान की तरह देखने वाले कैमरे कहना बहुत छोटा शब्द होगा। अगर हम टोयोटा की फैक्ट्रियों का उदाहरण लें, तो वहाँ जो AI विजन इस्तेमाल हो रहा है, वो चीजों को पिक्सेल्स में ब्रेक करके ज्यामितीय विचलन या ज्योमेट्रिक डेविएशन पकड़ता है। मतलब वो चीजें देख सकता है जो इंसान नहीं देख पाते। बिल्कुल। एक इंसान 8 घंटे की शिफ्ट में थक सकता है, उसकी आंखों में स्ट्रेन आ सकता है और वो शायद पेंट में आई एक माइक्रो मिलीमीटर की खरोच को नजरअंदाज कर दे। हाँ, ह्यूमन एरर तो होता ही है। राइट, लेकिन AI विजन 24 घंटे एक ही सटीकता से काम करता है। इसी वजह से टोयोटा का इंस्पेक्शन समय आधा रह गया और जो माल खराब होके स्क्रैप में फेंका जाता था, उसमें 15% की कमी आई। Here's where it gets really interesting. अगर ये सब इतना ही जादुई है, मतलब हजारों डॉलर बच रहे हैं, स्पीड 10 गुना हो गई है, क्वालिटी बेमिसाल है, तो फोर्टना की रिपोर्ट में एक आंकड़ा देखकर मैं थोड़ा उलझन में पड़ गया। कौन सा आंकड़ा? रिपोर्ट कहती है कि अभी केवल 35% संगठन ही रोबोटिक्स और ऑटोमेशन का पूरी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बाकी के 65% लोग क्या कर रहे हैं? क्या उन्हें ये फायदा नहीं दिख रहा? फायदा सबको दिखा है, लेकिन इसे लागू करना रातों रात नहीं होता। सबसे बड़ी चुनौती है इंटीग्रेशन या एकीकरण। इंटीग्रेशन मतलब सेटअप करने में मुश्किल आती है। हाँ, मान लीजिए आपने एक बहुत महंगा ऑटोनॉमस रोबोट खरीद लिया और एक बेहतरीन AI सॉफ्टवेयर भी ले लिया, लेकिन आपके पुराने नेटवर्क और मशीनें उस स्पीड पर डेटा ट्रांसफर ही नहीं कर पाते। वो बॉटलनेक बन जाता है। एग्जैक्टली। या फिर आपका AI किसी अलग प्रोग्रामिंग भाषा में बात कर रहा है और रोबोट किसी और में। ओके, तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि नया ऐप डाउनलोड किया और बस काम शुरू? एकदम नहीं। असली बदलाव तब आता है जब नेटवर्क डिजाइन, वेयरहाउस इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर एक यूनिफाइड एंड टू एंड स्ट्रेटजी के तहत काम करें। और उसमें बहुत पैसा लगता होगा। बहुत ज्यादा भारी निवेश, बहुत सारा समय और एक ऐसा विजन चाहिए जो हर कंपनी के पास नहीं होता। समझ गया। तो अभी तक हमने गोदामों, ट्रकों और फैक्ट्रियों की बात की। अगर कोई डिलीवरी लेट हो जाए या एक पुर्जा खराब बन जाए तो नुकसान पैसों का होता है। राइट।
लेकिन अब जरा उन क्षेत्रों की तरफ चलते हैं जहां एक गलती का मतलब सीधे इंसानी जान से जुड़ा है, मतलब डिफेंस और हेल्थ केयर। ये बहुत ही सीरियस विषय है। डिफेंस के क्षेत्र में हम युद्ध के पूरे स्वरूप को स्वायत्त या ऑटोनॉमस होते हुए देख रहे हैं। स्वायत्त मतलब बिना इंसानों के? हाँ, यूक्रेन और रूस के संघर्ष में एआई संचालित ड्रोन्स का इस्तेमाल एक बहुत बड़ा तकनीकी शिफ्ट है। पहले जो ड्रोन्स होते थे वो रिमोट कंट्रोल से चलते थे, उन्हें एक दूर बैठा पायलट उड़ाता था। वीडियो गेम की तरह। राइट। और अगर दुश्मन ने रेडियो सिग्नल जैम कर दिया तो वो ड्रोन कनेक्शन टूट जाने से बेकार होकर गिर जाते थे। और अब एआई के आने से क्या बदला? अब उनमें ऑनबोर्ड एआई और ऑप्टिकल टारगेट रिकग्निशन सिस्टम लगे हैं। हाँ। अगर रेडियो सिग्नल जैम भी हो जाए और कंट्रोलर से संपर्क पूरी तरह टूट जाए तो भी ड्रोन अपने कैमरे और एआई की मदद से लक्ष्य को पहचान सकता है। वाव। और सबसे बड़ी बात, बिना किसी इंसानी कमांड के अपने आप हमला कर सकता है। डेटा बताता है कि इस ऑटोनॉमी के कारण हमलों की सटीकता 50% से बढ़कर सीधे 80% हो गई है। ये आंकड़े डरावने भी हैं और तकनीक के लिहाज से बहुत एडवांस भी। और मैं अखिलेश कर दूं, हम यहाँ किसी भी देश या युद्ध का पक्ष नहीं ले रहे हैं। हम महज ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तकनीक कितनी स्वायत्त हो चुकी है। बिल्कुल। और यहीं से गहरा नैतिक संकट या एथिकल डिलेमा पैदा होता है। मशीन का काम है सटीकता और एफिशिएंसी बढ़ाना, लेकिन जब हम मशीनों को जीवन और मृत्यु के फैसले लेने का अधिकार दे देते हैं तो जवाबदेही किसकी होती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर गलती हुई तो किसे सजा मिलेगी? मशीन को तो जेल नहीं भेज सकते। एग्जैक्टली। एक एल्गोरिदम ये तय कर रहा है कि किसे निशाना बनाना है। भले ही मशीन इंसान से ज्यादा सटीक हो, पर क्या दुनिया सच में एल्गोरिदम को ट्रिगर खींचने की अनुमति देने के लिए तैयार है? सच में ये बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। और जीवन मृत्यु के इसी सवाल से हम हेल्थ केयर की तरफ आते हैं। हाँ, हेल्थ केयर में भी इसका असर साफ दिख रहा है। अस्पतालों में भी दा विंची जैसे सर्जिकल रोबोट्स जटिल ऑपरेशंस कर रहे हैं। एआई स्कैन देखकर ट्यूमर पहचान रहा है। लेकिन वेट, होल्ड ऑन। एक कारखाने की असेंबली लाइन और एक अस्पताल में बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क लगता है आपको? अगर मैं किसी गंभीर बीमारी के साथ अस्पताल जाता हूँ तो मैं सिर्फ एक टूटने वाली मशीन नहीं हूँ जिसे रिपेयर किया जाना है। राइट। आप उस मानवीय संवेदना और सहानुभूति की बात कर रहे हैं जो एक डॉक्टर में होती है। बिल्कुल। हेल्थ केयर बहुत ही अनपेक्षित और भावनाओं से भरी जगह है। वहाँ डर होता है, दर्द होता है। एक रोबोट या एआई एमआरआई स्कैन बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। वो शायद इंसान से भी बेहतर डायग्नोसिस कर ले। हाँ, डेटा तो यही बताता है। लेकिन क्या वो एक डरे हुए मरीज को सांत्वना दे सकता है? जब एक डॉक्टर कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, उस भरोसे को कोई एल्गोरिदम रिप्लेस नहीं कर सकता। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है और इसीलिए कोई भी सीरियस रिपोर्ट ये दावा नहीं कर रही कि एआई डॉक्टरों की पूरी तरह जगह ले लेगा। अच्छा, तो रिपोर्ट्स का क्या कहना है? जर्नल ऑफ पॉजिटिव स्कूल साइकोलॉजी की रिपोर्ट में इसी विरोधाभास का जिक्र है। मशीनें मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन पर बेहतरीन काम करती हैं, पर इंसान नियमों से नहीं चलते। बात रिप्लेसमेंट की नहीं, ऑप्टिमाइजेशन की हो रही है। तो इसका मतलब है कि तकनीक डॉक्टर की मददगार बन रही है, उन्हें रिप्लेस नहीं कर रही। एकदम सही। अगर एआई डायग्नोसिस का काम जैसे हजारों एक्सरे देखकर पैटर्न पकड़ना वो कुछ ही सेकंड में कर ले तो डॉक्टर का बहुत सारा समय बचेगा। और वो समय डॉक्टर मरीज को दे सकता है। हाँ, उस बचे हुए समय को डॉक्टर मरीज से बात करने और उसे भावनात्मक सहारा देने में लगा सकता है। दा विंची रोबोट्स भी खुद सर्जरी नहीं करते, सर्जन उन्हें कंट्रोल करता है। ओह, तो वो ऑटोनॉमस नहीं है? नहीं, रोबोट सिर्फ सर्जन के हाथ के कांपने को या ट्रेमर्स को फिल्टर करके सर्जरी को ज्यादा सटीक बनाता है। कंट्रोल हमेशा इंसान के हाथ में रहता है। ये सुनकर थोड़ा सुकून मिला, लेकिन इसके साथ एक और बड़ी अड़चन जुड़ी है, प्राइवेसी की। डेटा प्राइवेसी आज की डेट में सबसे बड़ा कंसर्न है। हाँ, जैसे फ्रांस के हेल्थ डेटा हब प्रोजेक्ट का उदाहरण बहुत कुछ साफ करता है। एआई को इतना स्मार्ट बनाने के लिए आपको उसे लाखों करोड़ों मरीजों का डेटा फीड करना होगा। उनका पूरा मेडिकल इतिहास। राइट, उनकी जेनेटिक जानकारी, उनकी बीमारियां। जब इतना संवेदनशील डेटा एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में जाता है तो निजता का एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। और अगर किसी हैकर ने वो डेटा चुरा लिया तो इसके परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। बिल्कुल। और प्राइवेसी के अलावा एक और डर है जो हर आम इंसान के मन में है। डेटा प्राइवेसी और रिप्लेसमेंट के इस डर का सीधा कनेक्शन हमारे रोजगार और स्किल्स से भी है। हाँ, जॉब लॉस का डर। जब भी मशीनें स्मार्ट होती हैं, सबसे पहला डर यही लगता है कि नौकरियां खत्म हो जाएंगी।
नीति आयोग की रिपोर्ट ने इस पूरी बहस को एक बहुत ही शानदार 3W फ्रेमवर्क में ढाला है, लाइक वर्क, वर्कर और वर्कफोर्स। ये फ्रेमवर्क असल में चीजों को बहुत क्लियर कर देता है। ये अनुमान है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 50 से 60% काम के घंटे ऑटोमेट किए जा सकते हैं। 50 से 60%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आधी नौकरियां रातों रात गायब हो जाएंगी। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? देखिए, इस फ्रेमवर्क का पहला W है वर्क, यानी कार्य। AI किसी इंसान को पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर रहा, वो किसी काम के एक हिस्से को रिप्लेस कर रहा है। कोई उदाहरण? जैसे कोडिंग में बेसिक स्ट्रक्चर लिखना या किसी डेटा शीट में एंट्री करना। जब वो काम ऑटोमेट हो जाता है तो दूसरा W आता है, यानी वर्कर। हाँ, अब कामगार की भूमिका बदल जाती है। अब वर्कर को वो मैनुअल काम नहीं करना है, बल्कि उस काम को करने वाले AI को सुपरवाइज करना है। मुझे लगता है इतिहास गवाह है कि हम इंसानों को हर बड़ी तकनीकी क्रांति से डर लगता है। जब प्रिंटिंग प्रेस आई थी तो हाथ से किताबें लिखने वाले खौफ में थे कि उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। और भारत का ये उदाहरण लें, जब 90 के दशक में बैंकों और दफ्तरों में कंप्यूटर आ रहे थे तो कितनी हड़तालें हुई थीं कि सारे क्लर्क बेकार हो जाएंगे। लेकिन असल में क्या हुआ? भारत की IT इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया में करोड़ों नई नौकरियां पैदा कर दी, जो आज है। जैसे लीडरशिप या कम्युनिकेशन। हाँ, लीडरशिप, क्रिटिकल थिंकिंग और समस्या सुलझाने की क्षमता। लेकिन इन स्किल्स के साथ AI फ्लुएंसी या AI में निपुणता का होना बहुत जरूरी होगा। पिछले 2 सालों में ही AI फ्लुएंसी की मांग 7 गुना बढ़ गई है। 7 गुना? मतलब अब सवाल ये नहीं है कि आपको अपना काम आता है या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप AI टूल्स का इस्तेमाल करके वही काम 10 गुना तेजी से कर सकते हैं। Exactly. जो AI को टूल की तरह इस्तेमाल करेगा वो आगे निकल जाएगा। और इसी वजह से जॉब मार्केट में ऐसे नए रोल्स आ गए हैं जो हमने 5 साल पहले सुने भी नहीं थे। प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, एथिकल AI स्पेशलिस्ट, क्वांटम मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स। हाँ, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिर्फ चैटबॉट से सवाल पूछना नहीं है, ये एक AI को सही लॉजिक और स्ट्रक्चर के साथ गाइड करने की कला है। और इसका असर उस तीसरे W पर भी तो पड़ रहा है ना, वर्कफोर्स पर। बिल्कुल पड़ रहा है। कंपनियों का स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल रहा है। अब पिरामिड के आकार वाले बहुत बड़े बड़े विभागों की जरूरत कम हो रही है। टीमें अब लीन हो रही हैं। लीन मतलब छोटी, चुस्त और ज्यादा प्रोडक्टिव। जहां पहले किसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में 10 लोगों की टीम को हफ्तों लगते थे, वहां अब AI की मदद से 2 या 3 लोग उसे कुछ ही दिनों में पूरा कर रहे हैं। So, what does this all mean? क्या ये सब कुछ एकदम परफेक्ट है? हम छोटी और तेज टीमें बना रहे हैं, AI को करोड़ों डेटा पॉइंट्स दे रहे हैं, ऑटोनोमस रोबोट्स हमारे लिए सामान मूव कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि इतना बड़ा और तेज बदलाव बिना किसी भारी जोखिम के हो सकता है। आप सही सोच रहे हैं, जोखिम है और वो बहुत खतरनाक स्तर के हैं। सबसे बड़ा रिस्क क्या है? सबसे बड़ा रिस्क है साइबर सुरक्षा। जब हम हर चीज को इंटरनेट से जोड़ देते हैं, चाहे वो कारखाने की मशीन हो या अस्पताल का सर्जिकल रोबोट, तो हम हैकर्स के लिए घुसपैठ के रास्ते भी खोल रहे होते हैं। ये तो है। आज की तारीख में साइबर सिक्योरिटी सबसे बड़ी चुनौती है। जितने ज्यादा IoT डिवाइसेस होंगे, हैकर्स के लिए अटैक सरफेस उतना ही बड़ा होगा। इमेजिन कीजिए अगर किसी हैकर ने स्मार्ट सिटी के पावर ग्रिड को हैक कर लिया या किसी ऑटोनोमस कार के सिस्टम में सेंध लगा दी, तो तबाही का स्केल क्या होगा? वो एक बुरा सपना हो सकता है। और सिर्फ हैकिंग ही नहीं, सिस्टम के अपने आप फेल होने का भी बड़ा रिस्क होता है। वो कैसे? हमने शुरुआत में UPS के जिस ओरियन सिस्टम की तारीफ की थी, उसे रातों रात नहीं बनाया गया था। उस सिस्टम को सही तरीके से काम करने लायक बनाने में 10 साल का समय और $1 बिलियन का खर्च आया था। $1 बिलियन? वाव! यह आंकड़ा हमें साफ साफ बताता है कि जल्दबाजी में AI ऑटोमेशन लागू करना कितनी बड़ी भूल हो सकती है। बिल्कुल, ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। अगर बिना पूरी टेस्टिंग के हम किसी AI को अपने सप्लाई चेन या किसी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का कंट्रोल दे दें, तो वो फायदे की जगह पूरा सिस्टम ठप कर सकता है। इसीलिए इस पूरी इंडस्ट्री में ह्यूमन इन द लूप, यानी मानव निगरानी पे सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तकनीक कितनी भी एडवांस्ड हो जाए, मशीन को एक ऐसे इंसान की जरूरत हमेशा होगी जो उसके फैसलों को रिव्यू कर सके। हम मशीनों के हाथों में अपनी दुनिया का पूरा स्टीयरिंग व्हील नहीं दे सकते। एग्जैक्टली। इंसानी सूझबूझ हमेशा जरूरी रहेगी। तो अगर हम इन सारी बातों और रिपोर्ट्स का सार निकालें, तो एक बात बहुत साफ है, AI, रोबोटिक्स और IoT की ये त्रिमूर्ति कोई छोटा मोटा अस्थायी ट्रेंड नहीं है।
ये दुनिया के काम करने का नया ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और जो भी संगठन या देश इन तकनीकों को सही नीतियों, सुरक्षा मानकों और सबसे जरूरी अपने लोगों के कौशल विकास के साथ अपनाएंगे, आने वाले दशकों की वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमान उन्हीं के हाथ में होगी। और जो लोग बदलाव से डरकर पुराने तरीकों से चिपके रहेंगे, उनके लिए इस नई अर्थव्यवस्था में टिके रहना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। सही कहा आपने। अब जैसे जैसे हम इस चर्चा के अंत की ओर आ रहे हैं, इस पूरे तकनीकी विश्लेषण को देखते हुए मेरे दिमाग में एक विचार बार बार गूंज रहा है। वो क्या? हम तेजी से एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहां कारखाने अपनी कमियां खुद पहचान कर पुर्जे बदल रहे हैं, हाँ। जहां रोबोट्स पूरे वेयरहाउस को अपने हिसाब से अरेंज कर रहे हैं। हाँ, जो कि बहुत अमेजिंग है। लेकिन अगर ये मशीनें और ये सिस्टम इतने परफेक्ट हो जाते हैं, तो क्या भविष्य में इंसान केवल एक्सेप्शन हैंडलर बनकर रह जाएंगे? एक्सेप्शन हैंडलर? हाँ, कहने का मतलब है कि हमारा काम सिर्फ तब शुरू होगा जब कोई मशीन उलझन में पड़ जाएगी और उसे कोई ऐसी अनोखी समस्या मिलेगी जो उसके डेटा में नहीं है। ये सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हर चीज इतनी कैलकुलेटेड, इतनी ऑप्टिमाइज्ड और इतनी परफेक्ट हो जाएगी, तो उस दुनिया में इंसानी रचनात्मकता, हमारे उस अनप्रेडिक्टेबल स्वभाव और हमारी गलतियों से सीखकर कुछ नया ईजाद करने वाली फितरत की जगह कहाँ बचेगी? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं अगली बार कुछ और नई जानकारियों के साथ।